हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है डिफेंस प्रोडक्शन। देखो क्या हो रहा है डिफेंस प्रोडक्शन में। देखो इंडिया का डिफेंस जो प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। व्हाट आई मीन्स इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। दोस्तों इंडिजीनियस क्या होता है? इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, ये क्या है दोस्तों? इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि जो भी डिफेंस आर्म एंड एम्यूनिशन बनता है, कुछ भी डिफेंस प्रोडक्ट बनता है, तो उसका जो भी पार्ट होता है वो इंडियन होता है। मींस मेड इन इंडिया होगा। क्या होगा? मेड इन इंडिया। अब आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी साहब ने कई सारी ऐसी पॉलिसी निकाली थी जो कि इंडिजीनियस को प्रमोट करेगी। जैसे PPP मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन आफ्टर लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड मेक इन इंडिया। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अब एक रिपोर्ट आई है दोस्तों जिसमें बताया है कि गवर्नमेंट का डेटा कि डिफेंस जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन इंडिया का बढ़ते जा रहा है। तो देखिए 2023-24 का डेटा लिया गया और देखा गया कि इंडिया का जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ गया। अगर देखा जाए, अगर वैल्यू में देखा जाए, पैसे की वैल्यू में, तो 1.27 लाख करोड़ हमारे इंडिया का इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है। कितना बढ़ा दोस्तों? 1.27 लाख करोड़ रुपीस, इतना डिफेंस प्रोडक्शन हमारे इंडिया का बढ़ा है। और अगर रेशो देखा जाए तो रेशो है दोस्तों 16.7% लेवल। जितना डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 16.7% हमारा इंडिजीनियस है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? 16.7%। अब हमको समझना है कि ये डिफेंस प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, या प्राइवेट लोग कर रहे हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसका। तो उसको भी डिवाइडेशन कर दिया 100%। अगर देखा जाए तो 79.2% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 20.8% फ्रॉम प्राइवेट प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है मेरी बात को कि आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे देश में इतना इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया में जो ट्रेड डिफिसिट इंडिया में है, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर, व्हाट आई मीन्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज डिफेंस इंपोर्ट। वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट इज कॉल्ड अ डिफेंस इंपोर्ट। हम डिफेंस इंपोर्ट करते हैं और उससे क्या होता है? ट्रेड डिफिसिट होता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रसिया, USA, कई सारे डिफेंस प्रोडक्शन आर्म एंड एम्यूनिशन अपन इंपोर्ट करते हैं। अब जब हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन ही बढ़ गया इंडिया का, इन फ्यूचर जब 100% प्रोडक्शन इंडिजीनियस हो जाएगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट कंट्री को, ना कि इंपोर्ट करेंगे इनसे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो आप समझ रहे होंगे। और एक और बात देखिए, इसके फैक्टर क्या है। तो फैक्टर समझना बहुत जरूरी है कि हमारे इंडिया में इतना डिफेंस प्रोडक्शन, जो इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते क्यों जा रहा है। तो देखो इसके कई सारे फैक्टर हैं। जैसे मैंने बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक रीजन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन आफ्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे मेक इन इंडिया, और गवर्नमेंट एनहांस फंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है, किसमें? रिसर्च और डेवलपमेंट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे, आप मेंशन करके आइए बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन कितना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये जान के बड़ा खुशी हुई होगा आपकी कि हमारे इंडिया में भी इंडिजीनियस आर्म एंड एम्यूनिशन बनने लगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था तेजस एयरक्राफ्ट का एक एग्जांपल दिया था मैंने, कि उसके लिए जो हल कंपनी के साथ डील करी है डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ने, हल फॉर
हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है उसके साथ डील साइन करी है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इंडिया में भी आजकल इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब हमें किसी देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इन फ्यूचर हम हमारा खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। गॉड करे होपली कि 100% डिफेंस इंडिजिनस प्रोडक्शन हो हमारे इंडिया के अंदर। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों इसरो के ऊपर। देखो इसरो आप जानते हो क्या है, इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आज हमें प्राउड है कि इसरो वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड। ये बात ध्यान ना, हमें गर्व है कि इसरो इतने आगे है। अब इसरो एक प्लान बना रही थी, जैसे अपन को समझते हैं न्यूज़ को समझने से पहले, गगनयान ये प्लान बना रही थी सरकार इसरो। इस प्लान में 2025 तक बाय 2025 तक इसको लॉन्च करना है गगनयान को। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें दोस्तों जो इंडियन क्रू होंगे, इंडियन क्रू वो स्पेस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्पेस में जाएंगे और इसकी रिसर्च करेंगे। समझ में आ रहा है कि गगनयान प्लान क्या था कि 2025 तक इसरो इंडियन क्रू को स्पेस में भेजेगी, वहां पर ये रिसर्च करेंगे और स्पेस में क्या क्या है पॉसिबिलिटी। ठीक है, रिसर्च तो वही जानते हैं कि क्या रिसर्च करेंगे, अपन तो सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ ऐसे से जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी के साथ क्या हो रहा है कि एक प्लान आया है नासा का। इसको प्लान को याद रखना, एक्सियम 4 नाम से एक मिशन है जो नासा का है, मिशन ऑफ नासा। इस दोस्तों इस मिशन का एम है टू सेंड क्रू और इंडियन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मींस इंडियनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजना, इसका मिशन का मोटिव है। ठीक है, एम है। और इसी के साथ इंडिया ने क्या किया है, जो गगनयान के लिए 4 क्रू को ट्रेन करा जा रहा था, उसमें से 2 क्रू इस मिशन पर जाएंगे। 2 क्रू, दो लोग इंडियन लोग, वो इस मिशन में जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और वहां स्टडी करेंगे स्पेस की। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो ये मिशन नासा का है, एक्सियम 4 मिशन। और देखो एक और बात देखना, ये 4th मिशन है नासा का, मींस 4था मिशन है नासा का। और एक्सियम के नाम से एक प्राइवेट कंपनी है नासा, यूएसए की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है ऑफ यूएसए। किसकी दोस्तों? यूएसए की स्पेस प्राइवेट कंपनी है एक्सियम। और इसने अभी नई कंपनी है जी, तो ऐसा तो नहीं है इसको लॉन्च व्हीकल भी चाहिए होगा और लॉन्च पैड भी चाहिए होगा। तो इसने क्या किया है दोस्तों कि एक्सियम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ डील साइन करी है। स्पेस एक्स जानते हो आप, एलोन मस्क की कंपनी, कई बार बताता हूं मैं आपको लेक्चर में कि स्पेस एक्स के साथ डील साइन करी है, जिसमें स्पेस एक्स एक्सियम कंपनी को लॉन्च व्हीकल देगा और इसी के साथ लॉन्च पैड भी देगा। समझ में आ गया मेरी बात को? स्पेस एक्स के साथ एक्सियम कंपनी ने डील साइन करी है, जो कि प्राइवेट कंपनी है। ये क्या करेगी कि गगनयान पर जो 4 क्रू जाएंगे उसमें से 2 क्रू सिलेक्ट हो गए एक्सियम 4 मिशन में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए। समझ में आ रहा है मेरी बात को? इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है राइस के ऊपर। देखो दोस्तों क्या है कि सेंटर ने क्या अलाउ कर दिया है स्टेट को कि वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, किससे? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राइस खरीद सकती है, राइस खरीद सकती है। ठीक है, राइस खरीद सकती है। अब ये अलाउ क्या करा, कौन सी स्कीम अलाउ करा है? तो ये स्कीम होती है अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक। अब इसको शॉर्ट में बोलते हैं OMSSD। क्या बोलते हैं दोस्तों? OMSSD। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है किसका? ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक का। क्लियर? अब इस स्कीम में क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जून के मंथ में स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया था स्कीम से कि स्टेट गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राइस नहीं खरीद सकती। क्या नहीं खरीद सकती? राइस नहीं खरीद सकती, क्योंकि पिछली साल राइस की बहुत कमी आ गई थी
और इसको भरपाई करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो नई स्कीम है दैट इज ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, इससे स्टेट को एक्सक्लूड कर दिया और स्टेट राइस नहीं खरीद सकती फ्रॉम एफसीआई। अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे इसको बात को कि अब सरकार ने अलाउ कर दिया है स्टेट को कि स्टेट राइस खरीद सकती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। अब अलाउ क्यों किया है, देखो आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो दिमाग आपका लग ही रहा होगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास राइस की मात्रा ज्यादा हो गई है, मींस राइस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ओवरलोड हो गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वी कैन से एक्सेस राइस ज्यादा हो गई है और अब स्टेट को अलाउ कर दिया है कि वो अब राइस ले सकती है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? पर आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इस स्कीम का नाम याद रखना है ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक। इसमें एफसीआई से कुछ भी जिसको अलाउ करा है वो कुछ भी प्रोडक्ट खरीद सकता है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम से। समझ में आ गया? तो स्टेट को अलाउ कर दिया है, पिछली साल इसमें बैन कर दिया था, मतलब एक्सक्लूड कर दिया था स्टेट को, बैन तो नहीं करा था, एक्सक्लूड कर दिया था स्टेट को कि वो नहीं खरीद सकती कुछ भी एफसीआई से, क्लियर, राइस नहीं खरीद सकती। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी इंडिया और रशिया के ऊपर। देखो दोस्तों आप जानते हो हमारे पीएम मोदी साहब रशिया जाने वाले हैं और पुतिन के साथ इनकी मीटिंग है। क्या है दोस्तों? पुतिन के साथ इनकी मीटिंग है, जो कि राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनके साथ इनकी मीटिंग है और हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया जाने वाले हैं। अब रशिया जाने के साथ इस बात की इंटरनेशनली बड़ी जोरों शोरों से बातचीत होने लगी कि क्या है, जिस दिन मोदी साहब जाएंगे, जिस दिन मीटिंग है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, उसी दिन नाटो की भी मीटिंग है यूएसए के अंदर। क्या है दोस्तों? नाटो की मीटिंग है कहां पर? इन यूएसए, उसी दिन। और इस मीटिंग में आप जानते हो क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ ओनली इन पर कोई काम नहीं है नाटो के पास, रशिया और यूक्रेन के बारे की डिस्कस करने के अलावा इन लोगों पर कोई काम नहीं है। और नाटो के नए हेड भी बन गए, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, जिनका नाम है मार्क रुटे। कौन बन गए दोस्तों? मार्क रुटे बन गए हैं नए हेड इसके नाटो के, जो कि पहले डच के पीएम थे, डच कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नया हेड बना दिया है किसका? नाटो का। अब उसी दिन नाटो की मीटिंग है और इन पर कोई काम नहीं है, सिर्फ ओनली नाटो में एक ही डिस्कस करा जाएगा, रशिया और यूक्रेन के बारे में। अब वर्ल्ड क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है? देखो उसी दिन मोदी साहब जाने वाले हैं रशिया और उनकी मीटिंग है पुतिन के साथ, तो वर्ल्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ऐसा ना हो कि कहीं जो हमारी नाटो की मीटिंग हो रही है ये कंट्री ना हो जाए, ये वही बात ना करे जो नाटो में डिस्कस हो रहा है। इंडिया ऐसी कोई बात ना करे जो कि यूक्रेन के खिलाफ हो या फिर रशिया के फेवर में हो। तो इसको क्लियर करने के लिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विजय ख्वात्रा, ये भी नए बने हैं फॉरेन सेक्रेटरी, इन्होंने कंफर्म किया है कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है, व्हाट आई मीन मोदी साहब का कोई भी इंटेंशन नहीं है कि नाटो के बारे में डिस्कस करने का। समझ में आ रहा है मेरी बात को? कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है नाटो के बारे में डिस्कस करने का, हम तो सिर्फ ओनली बायलैटरली डिस्कस करने जा रहे हैं। बायलैटरली डिस्कस करने जा रहे हैं। बायलैटरली कौन कौन से? इन टर्म ऑफ इंडियन इन रशियन आर्मी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारे एससीओ मीटिंग में जो गए थे, कौन? एस जयशंकर, उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी, बोला कि जो इंडियन रशियन आर्मी में है उनको वापस हमारी कंट्री में वापस करा जाए, क्योंकि कुछ इंडियनों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। तो पहला डिस्कस करेंगे ये कि जो इंडियन रशियन आर्मी में उनको वापस लाने के लिए। दूसरा ट्रेड के बारे में डिस्कस, कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस, देन ऑयल एंड एलएनजी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, देन आफ्टर इसके बाद क्या है कि पेमेंट सिस्टम। अब पेमेंट सिस्टम क्या है दोस्तों? कि आपको मालूम है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है और कोई भी कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकती। अब उसे डिफिकल्टी होगी, जब उसको डॉलर देंगे तो डिफिकल्टी होगी, तो पेमेंट देने में डिफिकल्टी आ रही है। दोनों बीच में इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड में डिफिकल्टी आ रही है कि पेमेंट कैसे करा जाएगा। अब देखो दोस्तों, इन्होंने एक इसका टोर निकाल लिया, वी कैसे अल्टरनेटिव निकाल लिया
कि जो डॉलर में पेमेंट करा जाता है उसको हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, लोकल करेंसी में पेमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि इंडिया का ट्रेड बढ़ जाएगा रशिया के साथ। जैसा कि आप जानते हो कि रशिया ने ओवरटेक कर लिया सारी कंट्रियों को और लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया बन गई है। मतलब सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई कर रही है रशिया इस टाइम इंडिया को, क्योंकि इंडिया और रशिया का डील है कि वो लोकल करेंसी में पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को। देन आफ्टर ये डिस्कस करेंगे स्पेस के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। देन आफ्टर डिफेंस आप जानते हो कि डिफेंस लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है इंडिया का रशिया लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है किसका? इंडिया का। देन आफ्टर ये डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है रशिया और यूक्रेन पर डिस्कस करने का। हम सिर्फ ओनली हमारे वी कैन से दैट्स हम अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, जो बायलैटरली एग्रीमेंट होगा उसके लिए जा रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है रशिया और यूक्रेन के बारे में। जो हमारे इंडियन फंसे हुए हैं रशिया में उनको वापस लाना है, ट्रेड करना है, ऑयल इंपोर्ट करना है LNG पर, और स्पेस, डिफेंस प्रोडक्शन, न्यूक्लियर पावर पर प्लांट, इन पर डिस्कस करना है, ना कि हमें बकवास करनी है इंडिया वो रशिया और यूक्रेन के बारे में। तुम ही करो नाटो वालों, हम पे इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दिया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों MSME के ऊपर। देखो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी है ना, कई सारी MSME ऐसी हैं जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसमें कई सारी ऐसी एंटरप्राइज हैं जो कि वुमेन ओन करती हैं। क्या करती हैं? वुमेन इसकी मालिक हैं, और वुमेन इसकी मालिक है पर कम मालिक हैं, ठीक है। अब वुमेन इसकी जो मालिक है, इस पर क्या हुआ है कि जो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जो वुमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कह रहे हैं सेट टू लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन क्रेडिट इन MSME स्टंट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड क्रेडिट फैसिलिटी। समझ रहा मेरी बात को? मैंने बोला है कि RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोला है कि जो वुमेन का लो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसमें? MSME में। उससे क्या हो रहा है कि उससे वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन कम होते जा रहा है, और इसी के साथ क्या हो रहा है कि जो क्रेडिट वुमेन को मिलना चाहिए वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है। जैसे देखा जाए कि जो MSME को लोन मिलता है, MSME को लोन जो मिलता है थ्रू बैंक के जरिए जो लोन मिलता है, उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% है जो कि वुमेन ओन करती हैं MSME को। समझ रहे हो? जितना MSME को लोन मिलता है या क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, उसमें से सिर्फ 7% क्रेडिट वुमेन ओन MSME को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो बताओ आप कितनी बेहुदा, वी कैन से दैट्स अ गलत बात है। वुमेन को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। हमें हमेशा बोलता हूं मैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों चल रहा है? क्योंकि वुमेन की पार्टिसिपेशन हर चीज़ में कमी है, वुमेन का पार्टिसिपेशन हर चीज़ में कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों जो भी हैं, जो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन किसमें? MSME में, और इनको क्रेडिट फैसिलिटी बैंक लोन दे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को। तो उससे क्या होगा कि MSME बढ़ेगी, और इसी के साथ कई सारी बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। जैसे इंडिया की GDP मोस्टली 34% GDP कम फ्रॉम MSME, 34% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम फ्रॉम MSME। तो समझ लो इतना नियरली 34% ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कम आते फ्रॉम MSME। तो आप याद रखना, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हमारी शहर प्रोग्राम। अब ये किसने स्टार्ट किया है? तो देखो आप याद रखना, ये स्टार्ट किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप
प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिविल पार्टनर, इन दोनों ने मिलकर क्या करा दोस्तों, एक शहर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? शहर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सॉरी, ये पीआईबी की न्यूज़ है, ठीक है, शायद टेक्निकल टीम ने मिस्टेक कर दिया है। शहर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अब ये शहर प्रोग्राम है क्या दोस्तों? तो दोस्तों शहर प्रोग्राम क्या है कि इसमें जो वुमेन ऑन एमएसएमई हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? शहर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है उसको प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों देखो, आप देखिए अभी हमारे इंडिया में 63 मिलियन एमएसएमई एग्जिट करती हैं। व्हाट आई मीन, 63 मिलियन एमएसएमई एग्जिट करती हैं, जिसमें से आउट ऑफ 20% आर वुमेन ऑन और वुमेन ऑन, मतलब इसमें से 20% सिर्फ ओनली वुमेन इसको मालिक हैं, मीन्स एमएसएमई की हेड है, ठीक है, सिर्फ ओनली 20%। और मैंने अभी प्रीवियस न्यूज में बताया कि इनको जितना भी क्रेडिट मिलता है उसमें से सिर्फ ओनली 7% क्रेडिट वुमेन ऑन एमएसएमई को मिलता है। देख रहे हो आप कि 20% तो शेयर है इसका वुमेन ऑन एमएसएमई में, और मिलता कितना है? सिर्फ ओनली 7% क्रेडिट। तो इसको इंक्रीमेंट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए ये स्कीम आई थी, शहर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, दोनों ने पार्टनरशिप रखी है। अब इसको आप याद रखना, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP क्या है? ये नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है, और इसका मेन मोटिव है दोस्तों कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना और क्रेडिट फैसिलिटी को मजबूत करना। समझ में आ गया मेरी बात को? इसी के साथ 6 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे हम मंडे को 8 जुलाई को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।